नमस्कार। उत्तर प्रदेश नॉन स्टॉप खबरों में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। आप देख रहे हैं जेएमएच न्यूज चैनल। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया है। योगी ने कहा है, पहले चरण में राज्य के सभी 17 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर को सेफ सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा है कि अगले 3 माह के अंदर पहले चरण का काम पूरा भी कर लिया जाए। दरअसल यूपी सीएम ने राज्य के सभी 17 नगर निगमों और नोएडा को सेफ सिटी के रूप में डेवलप यानी कि विकसित करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अगले 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश 18 सेफ सिटी वाला देश का पहला राज्य होगा। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि पहले चरण के कार्य के दौरान संबंधित विभाग को दी गई जिम्मेदारी तय समय सीमा के अंदर पूरी की जाए और मुख्य सचिव इसकी समीक्षा करते रहें। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस परियोजना के दूसरे चरण में 57 जनपद मुख्यालय की नगर पालिकाओं और तीसरे चरण में 143 नगर पालिकाओं को सेफ सिटी परियोजना से जोड़ा जाए। योगी ने कहा है कि ऐसे सभी नगरों के प्रवेश द्वार पर सेफ सिटी का बोर्ड लगाकर इसकी विशिष्ट ब्रांडिंग भी की जानी चाहिए। खैर, अब जान लेते हैं दूसरी बड़ी खबर। मानसून पूरी तरीके से यूपी में लागू हो चुका है। प्रदेश के हर इलाकों में बादल का असर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में बारिश का घनघोर अलर्ट देखा जा रहा है। अगले 3 दिनों में प्रदेश में भारी बारिश और कहीं तेज बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश के 65 जनपदों में तेज और बहुत तेज बारिश का भी अलर्ट है। मौसम विभाग की ओर से 13 और 14 जुलाई तक के मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने दावा किया है कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में बारिश और बादल का असर देखने को मिलेगा। हालांकि 3 जनपदों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 17 जनपदों में गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश वाले इलाकों में लोगों को सतर्क रहने और जर्जर संरचनाओं से दूर रहने की हिदायत दी है। इसी के साथ ही मंगलवार से लेकर बुधवार के बीच आपको बता दें लगातार बारिश का अलर्ट। कल तो बारिश देखने को मिली, आज भी कई जनपदों में बारिश का दौर चल रहा है। अब बात कर लेते हैं ड्यूटी से लगातार अनुपस्थित रहने वाले 4 चिकित्सकों को बर्खास्त कर दिया गया। यह कार्रवाई मंगलवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर की गई। उप मुख्यमंत्री ने निर्देशित करते हुए कहा है कि जितने भी डॉक्टर लंबे समय से एब्सेंट यानी कि अनुपस्थित चल रहे हैं, उन्हें बर्खास्त करके नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। इसी के साथ ही जनपद जालौन में भी एक बड़ी कार्रवाई हुई है। खैर, अब बात करते हैं यूपी डीएलएड में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश की ओर से यूपी डीएलएड 2023 एडमिशन के लिए चल रही आवेदन प्रक्रिया को पुनः शुरू कर दिया गया है। खबर आ रही है, जो उम्मीदवार निर्धारित तिथियों में यूपी डीएलएड 2023 के लिए आवेदन नहीं कर सके थे और आवेदन करना चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को एक और मौका प्रदान किया गया था। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र 11 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक भर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन डीएलएड परीक्षा नियामक प्राधिकारी की वेबसाइट यानी कि updled.gov.in पर उपलब्ध है। अब बात कर लेते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के तबादलों की यानी कि ट्रांसफर की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। एक जनपद से दूसरे जनपद में तबादला प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब एक जिले से दूसरे जिले में परस्पर तबादले के आवेदन मंगलवार से शुरू कर दिए गए हैं। इसकी भी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही की जाएगी। विभाग ने हाल ही में एक से दूसरे जिले में तबादला प्रक्रिया की है। इसमें 16,614 शिक्षकों को तबादले का लाभ मिला है। इसके बाद भी काफी शिक्षक इससे वंचित रह गए हैं। ऐसे शिक्षकों को एक और अवसर देते हुए एक जिले से दूसरे जिले में परस्पर तबादले की प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। अब जान लेते हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया था। इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगा दी गई। लोक भवन में यह बैठक हुई थी। मंत्रिपरिषद की बैठक में आपको बता दें, कैबिनेट में 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। 800 मेगावाट के 2 बिजली प्लांट के प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई है। साथ ही रामपुर जिले में शाहबाद बाजपुर मार्ग पर सड़कों की लंबाई चौड़ाई बढ़ाने के साथ ही सुंदरीकरण के प्रस्तावों पर भी मोहर लगा दी गई। साथ ही आपको बता दें, रामपुर शाहबाद स्वार से होते हुए उत्तराखंड के जिम कार्बेट तक ये सड़क जाएगी। मां विंध्यवासिनी जी के कॉरिडोर के रास्ते का चौड़ीकरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट में आपको बता दें, कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। साथ ही रानीपुर टाइगर रिजर्व जनपद चितपुर में तहसील मानिकपुर में बनने का प्रस्ताव भी पास कर दिया गया। इसके अलावा मिशन वात्सल्य योजना को मंजूरी दे दी गई। बाल संरक्षण योजना का नाम परिवर्तित करके वात्सल्य योजना किया गया है। वहीं कुशीनगर जनपद में जिला कारागार की स्थापना के लिए 184 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है। हाथरस में भी कारागार के निर्माण के लिए 184 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। इस तरीके से कैबिनेट बैठक में अहम प्रस्ताव पास हुए। अब बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मंत्रिमंडल की विशेष बैठक की अध्यक्षता की है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। और इस बैठक में आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी ने वन महोत्सव 2023 के सफल आयोजन की कार्य योजना पर भी विचार विमर्श किया। इसी के साथ ही अधीनस्थों को निर्देश भी जारी किए। सीएम योगी ने कहा है कि प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा वाले उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव अब जन आंदोलन का स्वरूप ले चुका है। विगत 6 वर्षों में 131 करोड़ से अधिक
पौधरोपण किया जा चुका है। सीएम योगी ने कहा है कि प्रदेश में जो है वर्षा काल प्रारंभ हो चुका है। यह मौसम पौधरोपण के लिए आदर्श समय है। जागरूकता सप्ताह के सफल आयोजन के बाद अब हम जो है 22 जुलाई को वन महोत्सव के रूप में बेहद जो है पौधरोपण के कार्यक्रम से जुड़ना होगा। भरपूर उत्साह उमंग के साथ विगत वर्षों की भांति भी इस वर्ष भी जो है पौधरोपण का नवीन रिकॉर्ड बनाने को लेकर तैयारियां की जा रही है। आपको बता दें इस वर्ष भी जो है बेहद यानी बड़े पैमाने पर पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। 35 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है और हर विभाग को ये लक्ष्य दे दिया गया है। इसी के साथ ही वन विभाग द्वारा विभागवार पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। अब पौधरोपण की बात कर रहे हैं तो विपक्षी पार्टियों का रुख भी जान लेते हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि 24 घंटा भी नहीं होता है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 2 बार धंस चुका है। इस सड़क के लोकार्पण के बाद ही इसके धंसने की खबर आई। यहाँ दुर्घटना भी हो चुकी है। इसी के साथ ही जो है आपको बता दें बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की बात भी कही। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो या बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, दोनों की गुणवत्ता मानकों के विपरीत इस तरीके की बयानबाजी जो है समाजवादी पार्टी प्रमुख की रही। वहीं आपको बता दें गुणवत्ता और रखरखाव की जांच की भी मांग इन्होंने की है। तभी घोटाले और भ्रष्टाचार की सच्चाई का पता लग पाएगा, इस तरीके का बयानबाजी भी रही। इसी के साथ ही जो है हाल ही में आपको मालूम होना चाहिए पौधरोपण तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री जो है आपको बता दें भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। अखिलेश ने कहा है कि एक्सप्रेस वे के घोटाले की कड़ी में भाजपा राज्य में वृक्षारोपण का घोटाला भी सामने आ चुका है। पिछले वर्ष 31 करोड़ वृक्ष लगाने का सरकारी दावा किया गया था। इस वर्ष 35 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य घोषित किया है। भाजपा सरकार के 6 साल में 132 करोड़ वृक्ष लगाए जाने का दावा है। अखिलेश ने सवाल उठाते हुए कहा है कि कितने पेड़ कहाँ लगे हैं, इसी के साथ ही कितने क्षेत्रफल में वृक्षारोपण हुआ, ये भी सवाल किया। भाजपाई पारदर्शिता की बातें बहुत करते हैं, उन्हें ये बताने में क्यों संकोच है कि कहाँ कहाँ कितने पेड़ लगा दिए गए, इस तरीके का भी सवाल किया है। लगे हाथ ये भी बता दें कि उनके शासनकाल में कितने पेड़ काटे गए हैं। तो इस तरीके की भी खबरें निकल कर आ रही हैं। अब जाते जाते एक और खबर जान लेते। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें कहा है कि 1 जनवरी 2025 से निर्मित N2 और N3 कैटेगरी के वाहनों के केबिन में एयर कंडीशन सिस्टम अनिवार्य होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह ऐलान गर्मी के मौसम में जूझ रहे ट्रक ड्राइवर्स की हालातों को देखते हुए किया है। अब सभी ड्राइवरों के ट्रक के केबिन में एयर कंडीशन को अनिवार्य किया जाएगा। ये भविष्य की बात है, लेकिन ऐलान अभी किया गया है। केंद्रीय मंत्री का ऐलान है। दरअसल ड्राफ्ट अधिसूचना में कहा गया है कि 1 जनवरी 2025 या उसके बाद निर्मित N2 और N3 कैटेगरी के वाहनों के केबिन के लिए एयर कंडीशन सिस्टम को लगाया जाएगा। साथ ही जो है समय समय पर एयर कंडीशन से लैस यानी कि AC से लैस केबिन का परीक्षण भी जो है नियमानुसार किया जाता रहेगा। अब बात कर लेते हैं जीएसटी काउंसिल ने बड़ी राहत दी है। 50वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी और इस बैठक में आपको बता दें ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ से की गई कमाई में अब जो है आपको टैक्स देना पड़ेगा। जीएसटी काउंसिल ने सिनेमा हॉल में खाने पीने के सामान पर जीएसटी कटौती का फैसला लिया, तो वहीं कैंसर की दवाओं पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। यानी कि गेम खेलते हैं, कैसीनो वगैरह का काम, सबसे ज़्यादा जीएसटी आपको देखने को मिलेगा। वहीं आपको सिनेमा हॉल में सर्व होने वाले खाने पर जीएसटी रेट को घटाकर 5% कर दिया गया। पहले यह जीएसटी रेट 18% था। इसके अलावा कुछ अन्य उत्पादों पर भी जीएसटी को घटाया गया है। वहीं आपको बता दें डिब्बाबंद दूध पोषण उत्पादों के दामों में वृद्धि कर दी गई है। डिब्बाबंद दूध पोषण उत्पादों के दामों में 30% की वृद्धि हुई। डिब्बाबंद दूध पोषण आहार में महंगाई की मार देखने को मिली। प्रति बंद डिब्बे में 135 रुपए से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है। अब हर माह 1 से 1,500 रुपए का अतिरिक्त खर्च कंपनियों ने डिब्बाबंद दूध आहार के दामों में किया है। कुल मिलाकर जो है डिब्बाबंद दूध के दाम जो है आपको काफी जो है चुकाने पड़ेंगे। इजाफा हुआ है, जाहिर सी बात है जेम आपकी ही कटने वाली है। लगातार बने रही, जो भी खबर अपडेट होगी जेएमएच न्यूज चैनल के नॉन स्टॉप में ही आपको मिलेगी। पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इसी के साथ ही फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी देख रहे हैं तो अभी आप फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।